request Mr. Abdul Raja and Mr. to please come and start with the अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद मौदन अल-वजूद अल-करम अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो आप सब को इस प्रोफेशन में खुशामदीद है। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ मिर्ज़ा मोहम्मद अमीन ताहर साहब का, सेक्रेटरी इस्लामाबाद बार काउंसिल। उन्होंने इस सीरीज़ ऑफ लेक्चर में मुझे दूसरी मरतबा मौका दिया कि नौजवानों से बातचीत हो सके। इस प्रोग्राम के हवाले से जनाब वाइस चेयरमैन साहब और खुसूसी तौर पर लीगल एजुकेशन कमेटी के चेयरमैन जनाब सैयद कमर हुसैन सब्ज़वारी साहब का मशकूर हूँ कि जिन्होंने बार वोकेशनल कोर्स को रेगुलराइज किया। और मैं समझता हूँ कि यह कोर्स इतना ज़रूरी था कि सुप्रीम कोर्ट को इंटरव्यून करना पड़ा कि ये कोर्सेज होने चाहिए। कमिंग टू द पॉइंट, हमारा आज का लेक्चर खालिस्तान फैमिली लॉज के बारे में है। फैमिली की लिटिगेशन बड़ी स्मार्ट सी लिटिगेशन है। कानून में प्रोवाइडेड है कि 4 माह में डिसाइड होगी, 6 माह में ट्रायल मुकम्मल होगा, 4 माह में अपील डिसाइड होगी। मैंने जितना अपनी प्रैक्टिस में लोगों को कोच किया है, गाइड किया है, लड़ने के लिहाज से फैमिली की लिटिगेशन बेस्ट है। मैंने 10 साल के बाद ट्रायल में जाकर किसी एग्जीक्यूशन को डील किया कि पहले 10 साल मौका ही नहीं मिला कि किसी एग्जीक्यूशन पिटीशन को डील कर सके। दावे करते के सिविल के और वो एग्जीक्यूशन तक नौबत ही नहीं आती थी। रेंट और फैमिली की लिटिगेशन स्मार्ट मैं इसलिए कहता हूँ कि लड़ने के लिहाज से बेस्ट है। कल मोस्ट प्रोसीजर सारा वही होता है। आपको विद इन 6 मंथ मैक्सिमम ईयर 2 ईयर में आपको पूरा का पूरा प्रोसीजर पता चल जाता है कि दवा दायर कैसे होता है, तलबी कैसे होती है, जवाब दवा कैसे आता है, शहादत कैसे है, जिरा कैसे करनी है, और फिर एग्जीक्यूशन भी उसके अंदर ही डील हो जाती है। इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि फैमिली की लिटिगेशन लड़ने के लिहाज से बड़ी अहम है, स्पेशली वो लोग जो सिविल में इंटरेस्टेड है। द फैमिली लिटिगेशन इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर द सिविल लॉयर्स फॉर लर्निंग। क्रिमिनल को अगर छोड़ भी दें तो सिविल के लिहाज से भी बड़ी अहम है। मैंने साबका लेक्चर में 2 चीज़ें स्किप की थी। आज मैं खुसूसी तौर पर माइंड बैकअप करके आया हूँ तो वो बतानी ज़रूर है, अगर के स्टूडेंट्स नए हैं, लेकिन वो डॉक्यूमेंट होती हैं चीज़ें तो बाद में पता चल जाता है। सीक्वेंस हम लेक्चर के यही रखेंगे कि जैसे A to Z सारी की चीज़ें सारी कवर हो जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन फॉर्मुलेट करूँगा और फिर आपसे भी जवाब पूछ लेंगे, ना हुआ तो फिर हम खुद भी बताएंगे कि व्हाट इज द फैमिली मैटर। कौन सा मैटर फैमिली मैटर है, इसकी डिटर्मिनेशन कहां से होगी? जवाब दे सकते हैं जी इसका? एक आदमी, कोई एक आदमी। डिवोर्स, खुला निकाह और अनफॉर्चुनेटली डिवोर्स, निकाह और खुला में से 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो फैमिली का हिस्सा ही नहीं है। निकाह और डिवोर्स फैमिली कोर्ट्स का सब्जेक्ट नहीं है। देखिए, इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 5 ऑफ वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964। ये चीजें डॉक्यूमेंट हो रही हैं, आप बिल्कुल नोट्स में लें, आप इन्वॉल्व हों फिर बाद में। ये बाद में मैंने सुना कि यूट्यूब पर भी आ जाता है, फेसबुक पर भी होता है, और दोबारा सुन लीजिएगा, रिपीट करिएगा, कोई मसला नहीं। तो सबसे पहले फैसला ये करना है कि फैमिली मैटर कौन कौन से हैं। तो सेक्शन 5 कहती है ऑफ द वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964, the family court shall have exclusive jurisdiction over the matter specified in part 1 of the schedule। तो शेड्यूल में हम जाकर देखते हैं तो वहां से पता चलता है कि 9 मामलात ऐसे हैं जो फैमिली के परव्यू में आते हैं। नंबर 1, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। नंबर 2, डावर। कभी आप इनको वैसे भी सीक्वेंस में जेन में भी अपने सीक्वेंस से भी चलाएं
तो फिर भी आप वैसे भी इसको फॉर्मुलेट कर सकते हैं कि ये कैसे आते हैं। मैरिज डिसॉल्व होगी तो डावर का डिस्प्यूट आएगा, मैरिज डिसॉल्व होगी तो मेंटेनेंस का डिस्प्यूट आएगा। तो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, डावर, मेंटेनेंस, कस्टडी एंड विजिटेशन, गार्डियनशिप। फिर आ जाता है दूसरी तरफ से क्या हो सकता है कि मैं डावरी 9 पर है। दूसरी तरफ से डिफेंस क्या आ सकता है? खातून कहती है कि मैंने मैरिज डिसॉल्व करानी है, तो मर्द जवाबी तौर पर क्या कह सकते हैं? उसके पास 2 ऑप्शन है, तो कंजुगल राइट्स, तो फिर या और डिफेंस ले सकता है जस्टिफिकेशन ऑफ मैरिज का कि मेरी तो शादी ही नहीं हुई थी। एंड लास्टली डावरी और पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ वाइफ, पर्सनल प्रॉपर्टी एंड बिलोंगिंग्स ऑफ वाइफ। और अब पंजाब में एक अमेंडमेंट के जरिए उन्होंने पंजाब अमेंडमेंट में ये कर दिया है 10वें नंबर पर कि एनी अदर डिस्प्यूट अराइजिंग फ्रॉम द निकाह, ये मामलात हैं जिन पर सारी डिबेट होगी, यही फैमिली मैटर्स हैं। वो पॉइंट जो मैंने अपने लास्ट लेक्चर में मिस किया, बाद में मुझे एहसास हुआ कि बता देना चाहिए था। ये फैमिली मैटर 2 तरह के, फैमिली मैटर्स ऑफ सिविल नेचर, फैमिली मैटर्स ऑफ क्रिमिनल नेचर। मेरा ख्याल है शायद ही इस्लामाबाद में आज तक किसी ने ये चीज पॉइंट आउट की हो, या मैंने कम से कम नहीं देखा कि कभी क्रिमिनल फैमिली मैटर भी चल रहे हो। सेक्शन 5 के 2 हिस्से हैं। सेक्शन 5 का पहला हिस्सा कहता है द फैमिली कोर्ट शैल हैव एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन ओवर द मैटर्स स्पेसिफाइड इन पार्ट 1 ऑफ द शेड्यूल, और उसका दूसरा हिस्सा कहता है द फैमिली कोर्ट शैल हैव जुरिस्डिक्शन नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ओवर द मैटर्स स्पेसिफाइड इन पार्ट 2 ऑफ द शेड्यूल। अगर किसी के पास बुक है तो पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल में वो ऑफेंसेस पीपीसी के लिखे हुए हैं कि अगर वो मियां बीवी के दरमियान में हो, उनमें से कोई विक्टिम जो है एक मुल्क कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा मार बीवी को ही पड़ती है, कभी जब खामद को भी पड़ सकती है। तो स्पाउस में से अगर कोई भी विक्टिम है इन द हैंड्स ऑफ अदर और ऑफेंस वो कमिट हुआ है जो पार्ट 2 ऑफ द शेड्यूल में लिखा हुआ है, तो उसका ट्रायल भी फैमिली कोर्ट में होगा रादर देन मजिस्ट्रेट। तो इसलिए फैमिली मैटर्स ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सिविल नेचर जो 1 से लेकर 9 तक बयान किया है, और क्रिमिनल नेचर तो उसमें 337A1 है, F1 है, 341 है, हफ्से बेजाग हैं, छोटे छोटे ऑफेंसेस हैं। तो उनके ट्रायल रूटीन में तो सीआरपीसी के तहत उनके ट्रायल मजिस्ट्रेट को करनी चाहिए, लेकिन अगर ये स्पाउस के माबैन कमिट हुए हैं तो इनके ट्रायल भी फैमिली कोर्ट करेगी, और यही फैमिली कोर्ट करेगी। इसके लिए अलग से कोई कोर्ट एस्टेब्लिश नहीं है। पहले तो हमें यह तय हो गया कि ये फैमिली के परव्यू में आता क्या कुछ है। सेकंड स्टेप है वालिदैन और बच्चों के मैटर्स जो हैं ये फैमिली परव्यू में नहीं आते। वालिदैन और बच्चों के मैटर्स ये फैमिली उसमें नहीं आते। मैंने किसी जगह बोला है कि ये मैटर किसके माबैन होगा? तो वेस्ट पाकिस्तान मैंने पार्टीज का जिक्र ही अभी तक नहीं किया। डावर का डिस्प्यूट ये कहां लिखा हुआ है? सिर्फ मियां बीवी के दरमियान हो सकता है। डावर इज अ डेट, इट्स सूट कैन बी फाइल्ड इवन आफ्टर डेथ ऑफ द डिफेंडेंट। तो मैंने तो किसी जगह नहीं कहा कि ये वाला जो डिस्प्यूट इनके माबैन होगा। ये डिस्प्यूट होंगे तो फैमिली कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है। रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज का, डावर का, प्रायोरिटी आर्टिकल्स का, मेंटेनेंस का, रिस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट्स का, जस्टिफिकेशन ऑफ मैरिज का, पर्सनल प्रॉपर्टी एंड बिलोंगिंग्स ऑफ वाइफ का। फर्ज कीजिए प्रॉपर्टी खातून की कोई पर्सनल प्रॉपर्टी है और वो ससुर के पास है या सास के पास है, और बंदा बैरून मुल्क रहता है, तो उसका दावा किधर चलेगा? तो होगा किसके खिलाफ? जिसके पास है। तो इसलिए पार्टीज इसमें रेलेवेंट नहीं है, रेलेवेंट सब्जेक्ट है। तो इसलिए ये एक जनरल कंसेप्ट इंसान को क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इंक्लूड्स इनटू फैमिली मैटर। guardianships comes in the custody?
जी गार्डियनशिप और कस्टडी भी 2002 में अमेंडमेंट के जरिए इंट्रोड्यूस किए गए हैं इसी शेड्यूल में। इसी बात को सबसे पहले ही बयान कर देता हूं। गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट के तहत गार्डियन भी मुकर्रर होता है, गार्डियनशिप भी। सेक्शन 12 है विजिटेशन से मुतल्लिका और इंटरम कस्टडी से मुतल्लिका, और सेक्शन 25 है फॉर परमानेंट कस्टडी ऑफ द माइनर। गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट फुल फ्लेज प्रोसीजरल लॉ भी है, लेकिन 2002 की इस अमेंडमेंट में फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 की शेड्यूल में जो अमेंडमेंट आई, तो गार्डियन और विजिटेशन को जब इसमें इंक्लूड कर दिया गया तो गार्डियन और विजिटेशन भी फैमिली का सब्जेक्ट बन गया। उसके बाद फैमिली कोर्ट हैव ज्यूरिसडिक्शन। 2002 से पहले गार्डियन की पिटीशन जब डिसाइड होती थी तो उसकी अपील भी गार्डियन वार्ड एक्ट के तहत फाइल होती थी। प्रॉब्ली सेक्शन 46, 47, 48 और 49 के पास भी उसकी सेक्शन है। 2002 के बाद गार्डियन और विजिटेशन की अपीलें भी सेक्शन 14 ऑफ वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 के तहत दायर होती हैं। इसका एक और भी इफेक्ट है, सिर्फ 2 कवानीन ऐसे हैं जिनको इस कानून पर फोकियत हासिल है। एक वेस्ट पाकिस्तान फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 और एक रिकैंसिलेशन कोर्स, वो सेक्शन 5 में दोनों डिफाइंड है कि इनको फोकियत होगी। अदरवाइज दुनिया की जितने कवानीन हैं अगर उनमें कुछ बात लिखी हुई थी, पहले प्रोसीजर चल रहा था, तो फैमिली कोर्ट शैल हैव द एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन। ये बात जब वो स्टेज पर आएगी तो मैं आपको बताऊंगा भी कि इवन क्रिश्चियंस के मैटर भी फैमिली कोर्ट्स में ही होते हैं। डिवोर्स एक्ट के तहत लिखा हुआ है कि ज्यूरिसडिक्शन शैल वेस्ट इन द सिविल कोर्ट। Sir, the law that the kids can throw out their aged parents comes under maintenance in family court? Yes. फैमिली कोर्ट में वो तमाम मामला जो पहले वाले 9 बयान कर दिए इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, वो सारे के सारे फैमिली कोर्ट के डोमेन में आते हैं। और जितने कवानीन इसके अलावा हैं वो सब के सब पर फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 को फोकियत हासिल है। एक जनरल मिसकंसेप्शन है, मेरे दोस्त हैं जुबैर मोहम्मद साहब, उन्होंने पीडी बेंच पर केस आर्गू किया और वजह थे कि जय साहब गलत कह रहे हैं और मैं दुरुस्त कह रहा हूं। तो मैंने उनको भी रिक्वेस्ट की कि अपने आप को करेक्ट कर लें। वो कहते थे कि वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 सिर्फ मुस्लिम सिटीजन ऑफ पाकिस्तान पर एप्लीकेबल है। ये मिसकंसेप्शन है, फर्क को समझ लें। वेस्ट पाकिस्तान फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961, उसमें 2 शराइत हैं कि मुस्लिम सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, मुसलमान भी हो और पाकिस्तान का सिटीजन भी हो, तो फिर वो कानून एप्लीकेबल है। इस कानून में सिर्फ लिखा हुआ है इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ पाकिस्तान। ना मुस्लिम का जिक्र है ना सिटीजन ऑफ पाकिस्तान का जिक्र है। मीनिंग देयर बाय कि इवन द फॉरेनर्स हु आर फॉर द टाइम बीइंग विद इन पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 4 के तहत जो फंडामेंटल राइट्स सिटीजन ऑफ पाकिस्तान को हासिल हैं, वही सारे के सारे राइट्स जो हैं फॉरेनर्स को हासिल होते हैं जो लॉफुली विद इन पाकिस्तान हो। तो उनके भी जो फैमिली डिस्प्यूट होंगे वो फैमिली कोर्ट में ही आएंगे। यहाँ ना तो सिटीजन की कदगन है और ना ही मुसलमान होने की कदगन है। रिलीजन और सिटीजनशिप दोनों ही एक्सक्लूडेड है। अब आ जाते हैं कि जी फैमिली का प्रोसीजर क्या है। हर चीज में एक चीज होती है ना, हाउ टू इनिशिएट। अभी जो कैसल माम साहब प्रेसिडेंट भी हैं माशाल्लाह, बड़े लीडिंग लाइयर हैं, फौजदारी पर लेक्चर दे गए हैं। क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट कैसे होती है, सिविल प्रोसीडिंग इनिशिएट कैसे होती है। सवाल पैदा होता है कि फैमिली की प्रोसीडिंग इनिशिएट कैसे होंगी। कॉज ऑफ एक्शन, मैडम ने ठीक कहा, कॉज ऑफ एक्शन हो गया। हाउ टू इनिशिएट द प्रोसीडिंग्स। क्रिमिनल में एफआईआर दर्ज होती है या आप इस्तिगासा कर लेते हैं सेक्शन 200 के तहत। सीपीसी में लिखा हुआ है कि आप प्लेंट प्रेजेंट करेंगे। इसी तरह फैमिली में भी लिखा हुआ है, फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 में लिखा हुआ है कि प्रोसीडिंग शैल बी इनिशिएटेड बाय फाइलिंग ए प्लेंट।
तो आप दावा दायर करेंगे। फिर अगला सवाल पैदा होता है कि व्हाट शुड इट कंटेन, दावे में होगा क्या। ये ड्राफ्टिंग के हेड के नीचे मैंने अलग इसके अपने नोट्स बनाए हुए हैं, वहां मैं बयान करूंगा आपको। दावा दायर हो गया, उससे नेक्स्ट प्रोसीजर उसी तरह उसकी जैसे सिविल में तलबी होती है, समझने ऑफ द डिफेंडेंट हो जाएगा, इंटीमेशन के नाम से हेड से उसकी प्रोविजन है। इंटीमेशन होगी, द डिफेंडेंट हैज ऑप्शन ईदर टू अपीयर और नॉट टू कंटेस्ट। अगर नहीं आता तो एक तरफा हो जाएगा, अगर आ जाता है तो नेक्स्ट स्टेप है उसका जवाब दावा देगा। रिटर्न स्टेटमेंट सेक्शन 9 में दो बातें यहां बड़ी अहम है। 2002 से पहले ये अमेंडमेंट्स भी 2002 में आई, बहुत सारी अमेंडमेंट्स फैमिली कोर्ट्स एक्ट में 2002 में आई। सीपीसी में लिखा हुआ है मिसजेंडर ऑफ काजेस ऑफ एक्शन पर plaintiff is bad. You have to file a separate suit for every separate cause of action. और उसकी बताया हुआ है कि कहां कहां पर आप काजेस ऑफ एक्शन को यूनाइट कर सकते हैं। अगर उसके अलावा है तो बाकी अलग करना पड़ेगा। फैमिली कोर्ट्स में पहले डेजिग्नेशन ऑफ मैरिज का दावा नंबर 1, ये 9 के 9 दावे अलग अलग दायर होते थे। दो में अमेंडमेंट के जरिए ये सेक्शन 7 में और सेक्शन 9 में 2 अमेंडमेंट्स की गई कि अगर डेजिग्नेशन ऑफ मैरिज का दावा पेंडिंग है तो जवाब दावा तो आप देंगे ही देंगे, आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का अलग से दावा दायर करने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू फाइल ए काउंटर क्लेम इन द रिटन स्टेटमेंट विच शैल बी कंसीडर्ड एज ए क्लेम। और सिमिलरली अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का दावा पेंडिंग है तो उसके जवाब दावा में आपको सिर्फ जवाब फाइल नहीं करना और अलग से जाकर आप डेजिग्नेशन ऑफ मैरिज का दावा दायर करें, ये नहीं करना, बल्कि उस जवाब दावे के अंदर ही आपने डेजिग्नेशन ऑफ मैरिज का क्लेम फाइल करना है। दैट शैल बी ट्रीटेड एज ए क्लेम। और दोनों के अंदर बार है और साथ लिखा हुआ है नो सेपरेट सूट शैल लाई फॉर इट। ये पाबंदी भी है कि आपने ये नहीं करना कि आपने बस लिखा हुआ है तो दावा हम अलग भी कर लेंगे। दावा स्पेसिफिकली बार है, सेपरेट सूट इज बार, तो आपने जवाब दावे में ही क्लेम फाइल करना है अपना। कॉमन प्रैक्टिस में चल रहा है कि लोग अलग से दावा भी दायर कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन का, लेकिन मेरी दानिश में दावा सेपरेट सूट इज बार, रिटन स्टेटमेंट में ही काउंटर क्लेम फाइल करना चाहिए। उसके बाद फैमिली कोर्ट्स की अहमियत इस बात से समझें, दुनिया आप जनरल ट्रायल्स में मीडिएशन की तरफ जा रही है। आज से 50-60 साल पहले का बना हुआ कानून उस वक्त उनके ज़हन में था कि फैमिली मैटर को ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता जैसे जनरल लिटिगेशन है। तो इसमें मीडिएशन के बहुत लेक्चर हुए हैं, मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने इस तरफ वजह दी हो कि फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 में मीडिएशन की 2 प्रोविजन है। ये फैमिली डिस्प्यूट को रेगुलेट करने के लिए और हत्तुल वसा फैमिली को यूनाइट करने के लिए है सारा कानून। सिविल में जो जवाब दावा आता है तो मिसलिनियस एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ होने के बाद इश्यूज फ्रेम होते हैं। फैमिली में ऐसा नहीं है। फैमिली में सेक्शन 10 कहती है प्री ट्रायल रिकंसिलिएशन। हीट ऑफ मोमेंट में पार्टी ने आकर दावा दायर कर दिया, जवाब दावा भी आ गया, कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है चीजों को काम डाउन करें, बुलाएं, देखें, मीडिएशन करें और प्री ट्रायल रिकंसिलिएशन की एफर्ट करें कि किस तरीके से इनका राजीनामा हो सके, ट्रायल ना करना पड़े। दिस इज अ मैंडेटरी प्रोविजन। अगर प्री ट्रायल रिकंसिलिएशन नहीं हुई तो ये इट विल विशिएट द एंटायर प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें यह भी इजाफा कर दिया गया प्रोवाइजो सेक्शन 10 सब सेक्शन 4 की प्रोवाइजो में इन सूट फॉर डेजुलेशन ऑफ मैरिज इफ रिकंसिलिएशन फेल्स द कोर्ट शैल ग्रांट द डिक्री फॉर डेजुलेशन ऑफ मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ खुला। इसमें फिर एक और डिबेट शुरू हुई। एक खातून है, उसने खुला मांगा ही नहीं है,
लेकिन उस प्रोवाइजो की वर्डिंग है कि अगर रिकैंसिलेशन फेल हो जाती है तो खुला ग्रांट करना ही करना है। तो जो चीज मांगी नहीं है वो कैसे मिल सकती है? कानून में तो यही लिखा है कि आप मिलेगी। यहाँ सेंस शुरू होती है, कॉमन सेंस शुरू होती है। फिर इस पर प्रो एंड अगेंस्ट जजमेंट्स आ गई कि कुछ तो कहते हैं कि जी अब होनी है, कुछ कहते हैं कि नहीं, अगर ग्राउंड नहीं थी खुला कीजिए तो फिर आप फुल फ्लाई ट्रायल करेंगे। सिर्फ बियॉन्ड प्लीडिंग्स जा सकते हैं? कोर्ट तो जा सकती है ना। पहला काम ये हो गया। उसके बाद अगर रिकैंसिलेशन फेल होती है तो इश्यूज शैल बी फ्रेम्ड। अगर सीबीसी का लेक्चर हुआ है या कम से कम पढ़ा हुआ है आपने, तो इश्यूज आर द रियल पॉइंट्स ऑफ रियल कंट्रोवर्सी बिटवीन द पार्टीज। तो पार्टीज की कंट्रोवर्सी कौन कौन से पॉइंट्स पर है। इशू फ्रेम होने के सिविल में 7 दिन के अंदर लिस्ट ऑफ विटनेसेस देनी होती है। फैमिली कोर्ट के अंदर आपने 3 दिन के अंदर लिस्ट ऑफ विटनेसेस देनी है कि इन गवाहान को हम पेश करना चाहते हैं, बोथ दी पार्टीज। लिस्ट ऑफ विटनेसेस आने के बाद प्लेंटिफ की एविडेंस रिकॉर्ड होगी, डिफेंडेंट जिरा करेगा, डिफेंडेंट की एविडेंस रिकॉर्ड होगी, प्लेंटिफ जिरा करेगा। सिविल प्रोसीजर में इस स्टेज पर केस शैल बी फिक्स्ड फॉर और फाइनल आर्गुमेंट्स। फैमिली में ऐसा नहीं है। अब देखें कानून बनाने वालों ने इसमें एक और भी रखा, एक और एफर्ट करें। सेक्शन 12 है। सेक्शन 12 कहती है पोस्ट ट्रायल रिकंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स। बहुत सारे मामला कूल डाउन हो चुके होते हैं। रिगर्स ऑफ ट्रायल में भी बंदा सोचता है कि पहले तो बंदा खातून या मर्द सोचता है कि आज इनको छोड़ना नहीं है, वकला ने भी फीसें ले ली हुई होती हैं, सारी चीजें सेटल डाउन हो जाती हैं, चांसेस बढ़ जाते हैं रिकंसिलिएशन के। इसलिए अब ये नहीं कि चूंकि हमने ट्रायल कर लिया तो अब हम फाइनल जजमेंट ही देंगे, फिर एक एफर्ट करेंगे पोस्ट ट्रायल रिकंसिलिएशन की। ये भी मैंडेटरी प्रोविजन है। अगर ये कंप्लाई नहीं हुई तो इट विल बी शेयर्ड द होल प्रोसीडिंग्स। दिस इज द केस ऑफ डिमांड। तो अगर सेक्शन 12 के तहत रिकंसिलिएशन हो जाती है तो जो भी पार्टीज के मोबाइल राजीनामा हुआ दैट विल फॉलो। और अगर रिकंसिलिएशन नहीं होती फाइनल जजमेंट विल बी देयर। फैमिली कोर्ट की जजमेंट on the point of dissolution of marriage must be sent to the arbitration council. ये जनरली सुनते आए हैं कि जी कोर्ट मैरिज हो गई है। देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ कोर्ट मैरिज। मैंने शुरू में कहा ना, उन्होंने कहा जी निकाह और डिवोर्स। निकाह और डिवोर्स फैमिली कोर्ट्स का सब्जेक्ट नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिवोर्स एंड dissolution of marriage. तो डिक्री फॉर डेजोलेशन ऑफ मैरिज शैल बी सेंट टू दी चेयरमैन आर्बिट्रेशन काउंसिल, और वो प्रोसीजर बाकी का सारा वैसे ही फॉलो होगा। बाकी डिक्री जो है एग्जीक्यूटेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्रीव्ड पार्टी क्या करे? रेमेडी विद द अग्रीव्ड पार्टी। फुल फ्लाई ट्रायल हो गया, जजमेंट आ गई, जजमेंट से कोई मुतफिक नहीं है तो वो क्या करे? अपील। तो अपील किस सेक्शन के तहत होती है? 14। ये बताएं कि अपील कहां कहां नहीं होती है? दोनों की मर्जी है, दोनों खुशी कंसर्न लिटिगेशन भी कर रही है। पहले ये बताएं कि अगर कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो फिर डिग्री होती है? वो तो फिर सेक्शन 10 में गई या सेक्शन 12 में गई, वो तो डिग्री नहीं हुई। वो जो मुहावरा है मियां बीवी राजी तो क्या करेंगे राजी, इसीलिए कहा है उनकी तो डिग्री नहीं हुई। डिग्री तो कंटेस्टेड ही होगी, या एक्सपर्ट होगी या कंटेस्टेड होगी। तो सेक्शन 14 के तहत अपील शैल बी फाइल्ड विद इन 30 डेज। अपील के बारे में 3 चीजें बड़ी अहम है। नंबर 1, किन आर्डर्स के खिलाफ अपील हो सकती है और किन आर्डर्स के खिलाफ अपील नहीं हो सकती, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर अपील अब हो सकती है तो करनी कहां है? फोरम ऑफ अपील। और तीसरा पॉइंट है डिलिमिटेशन, कितने अरसे में करनी है।
कितने अरसे में करनी है, इसकी लिमिटेशन 30 डेज है, और ये 30 डेज लिखी हुई है सेक्शन 14 में। एज फार एज लिमिटेशन इज कंसर्न, दिस इज अ स्पेशल लॉ ऑफ लिमिटेशन। तो ये ज़हन में रहे कि यहां पर लिमिटेशन एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। फॉर द पर्पज ऑफ लिमिटेशन, फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 सेक्शन 14, फॉर पर्पज ऑफ लिमिटेशन दिस इज अ स्पेशल लॉ। तो स्पेशल लॉ जो है जनरल लॉ को एक्सक्लूड करता है, लिहाजा जनरल प्रोविजंस ऑफ लिमिटेशन एक्ट एप्लीकेबल नहीं होंगी। इसलिए सेक्शन 5 की जो कंडोनेशन ऑफ डिले की दरखास्तें हैं वो यहाँ एप्लीकेबल नहीं है। वो वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट्स रूल 1965 के अंदर प्रोवाइडेड है कि कोर्ट के पास, एपलेट कोर्ट के पास पावर है कंडोनेशन की, तो सेक्शन 5 की कंडोनेशन नहीं होगी, बल्कि उन रूल्स के नीचे कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन फाइल होगी। दूसरी बात, फोरम ऑफ अपील। फोरम में लिखा हुआ है कि अगर फैमिली कोर्ट वाज प्रिजाइडेड ओवर बाय ए डिस्ट्रिक्ट जज तो अपील होगी हाई कोर्ट में, एंड इन ऑल अदर केसेस अपील लाई टू द डिस्ट्रिक्ट जज। हमारे यहाँ इन प्रैक्टिस ये है कि फैमिली कोर्ट्स आर एम्पावर्ड एज ए सिविल जजेस, तो अपील फाइल होगी बिफोर द डिस्ट्रिक्ट जज। तीसरी बात यह है कि अपील कौन से ऑर्डर के खिलाफ होगी और कौन से खिलाफ नहीं होगी। A decision given or decree passed by the family court, कहीं नहीं लिखा हुआ फाइनल ऑर्डर। A decision given or decree passed। विजिटेशन के अंदर जो वो फाइनल शेड्यूल बना देते हैं उसके खिलाफ भी तो अपील होती है। मैंने इसलिए कहा ना, लेकिन वो तो अब फाइनल इंटरम की बात नहीं हो रही यहाँ पर, वो तो आधे में दे देते हैं। कहां पर होगी पहले ये समझ लें कि अपील फाइल कहां होगी। डिसीजन गिवन और डिक्री पास्ड। फैमिली कोर्ट में, फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 के सेक्शन 14 के नीचे जो अपीलेबल ऑर्डर्स हैं, डिसीजन गिवन और डिक्री पास्ड बाय द फैमिली कोर्ट शैल बी अपीलेबल। अब डिसीजन गिवन क्या है, ये डिबेटेबल इशू है। डिक्री तो होगी, फाइनल एडजुडिकेशन होगी। डिसीजन में कहां पर उसकी नेचर फाइनलिटी तैयार कर रही है और कहां इंटरम है, किन ऑर्डर्स के खिलाफ अपील नहीं होगी, इंटरम ऑर्डर्स पास बाय द फैमिली कोर्ट। अब कौन सा डिसीजन फाइनल ऑर्डर में आता है, कौन सा डिसीजन इंटरम ऑर्डर में आता है, ये डिबेटेबल इशू है। जरूरी नहीं है कि हर डिसीजन जो है फाइनल भी हो। इंटरम पर स्पेसिफिकली कदगन है, नो अपील शैल लाई अगेंस्ट द इंटरम ऑर्डर्स। इसका भी ऑब्जेक्टिव है। फैमिली की लिटिगेशन बड़ी प्रोलॉन्ग हो जाती थी, ये बुनियादी तौर पर ये कदम लगाई गई है एक्सपेडाइट करने के लिए। छोटी छोटी बातों पर आपने देखा होगा सीपीसी में ऑर्डर 43 के नीचे ए से लेकर डब्ल्यू तक ऑर्डर लिखे हुए हैं जिनके खिलाफ अपीलें हो सकती हैं। तो उसका नुकसान ये होता था कि फैमिली के डिस्प्यूट कभी रिजॉल्व भी नहीं होते थे, सालों साल चलते थे। तो ये फाइनल एडजुडिकेशन की तरफ ले जाया गया है इसको। दूसरी कदम, 30,000 से कम मालियत का अगर सामान जहेज है तो उसके खिलाफ भी अपील नहीं होगी। और 1,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से या कम के हिसाब से अगर मेंटेनेंस मुकर्रर हो गई है तो फिर भी अपील नहीं होगी। और आप में से कौन बताएगा कि कितना हकमैर हो तो उसकी अपील भी नहीं होती। 5,000 तक हकमैर हो तो उसकी भी अपील नहीं होती। ये 3 कदम है। और चौथी कदम क्या है? खुला अगर ले ले। ठीक बात, पूरी बात बताइए सर। खुला अगर ले ले कि मैं इसका रहना ही नहीं चाहती हूँ, वो डिक्री फॉर डेजोलेशन ऑफ मैरिज के खिलाफ अपील नहीं करती। एक्सेप्ट क्रुएलिटी या सिर्फ एक लिखा हुआ है 1939 का जो डेजोलेशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट सेक्शन 2 के एक सब सेक्शन के नीचे जिसमें इम्पोर्टेंसी की ग्राउंड है, सिर्फ उसके अंदर अगर मैरिज डिसॉल्व हो तो वो उसमें अपील हो सकती है। बाकी किसी भी डिग्री फॉर डेजोलेशन ऑफ मैरिज में अपील फाइल नहीं होगी। क्रुएलिटी के बेस पे भी वो अपील, डिग्री फॉर डेजोलेशन ऑफ मैरिज के खिलाफ अपील नहीं है। उसका भी ऑब्जेक्टिव है। एक खातून ने डिग्री फॉर डेजोलेशन ऑफ मैरिज ली, अपील 4 साल बाद आप सुन के गए कि जी डिग्री सेटिसाइड है,
इन दी मीनवाइल उसने दूसरी शादी कर ली तो उसका क्या बनेगा? तो इसलिए इसको रोका गया है कि डिग्री फॉर डेजुलेशन ऑफ मैरिज के खिलाफ अपील फाइल नहीं होगी। अब आ जाते हैं कि डेजुलेशन ऑफ मैरिज के मोड्स कौन कौन से हैं, बता सकते कोई? On the basis of khula. एक हो गई, डेथ सर, डेथ हो जाए उसकी हस्बैंड की सर, वो गायब हो जाए सर। डेजुलेशन ऑफ मैरिज की टाइप्स और हैं, ग्राउंड्स और हैं। इस चीज को फर्क को समझें। Judicial separation and Christianity. Judicial separation is something else. It is different from desolation of marriage. Christianity पर एक छोटी सी बात करेंगे। Desolation of marriage, number one, by way of death. Spouse में से कोई भी मर जाए तो मैरिज डिसॉल्व हो जाती है by way of death. दूसरा तरीकाकार क्या है? by way of divorce. तलाक दे दें तब भी मैरिज डिसॉल्व होती है। तीसरा तरीकाकार क्या है? खुला। किस मैडम ने बताया? बुनियादी तौर पर मैंने पिछले लेक्चर में ये बात बताई थी, सेक्रेटरी साहब चले गए हैं, कि इसको यूं कैटेगराइज हमेशा करना चाहिए कि डेजुलेशन ऑफ मैरिज विद इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट, डेजुलेशन ऑफ मैरिज विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट। तो बेसिकली इसके दो हेड हैं। आप अपने दोनों हाथों में इसको समझ लें या स्केच बना लें कि डेजुलेशन ऑफ मैरिज के मोड्स कितने हैं। तो बेसिकली देयर आर टू मोड्स, बाय इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट, विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट। विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट दो तरीकाकार हो गए, डेथ और डाइवोर्स के। और इस तरफ आ जाए विद इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट, तो अब फिर सवाल पैदा होता है कि जी इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट से मैरिज डिसॉल्व होनी है तो उसके क्या क्या तरीकाकार है। प्राइमरली एक ही तरीका है, यू हैव टू फाइल अ सूट। अब सवाल पैदा होता है कि उसकी ग्राउंड्स क्या है। जिंदाबाद। हाँ सर, मेरे पास एक और डेजुलेशन ऑफ मैरिज बाय इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट, उसके नीचे दो हेड हैं। तो मैं तीसरा ऐड कर सकती हूँ। फिर मुबारात भी तो होता है। अल्टीमेटली उसका इफेक्ट क्या होता है? लान का और मुबारात का इफेक्ट क्या होता है? डिवोर्स। इसलिए वो डिवोर्स के हेड के फर्दर हेड है, वो बात करेंगे उस पर। डेलीगेटेड डिवोर्स पर भी बात करेंगे, इन तमाम बातों पर बात करेंगे। तो म्यूचुअल कंसेंट में डाइवोर्स कैसे होती है? वो भी बताते हैं। मुबारात उसी पे मुबारात तो तीसरी अलग से ना होगी। वो अल्टीमेटली डेजुलेशन ऑफ मैरिज बाय डिवोर्स ही है ना। तो विद इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट के नीचे आपके पास दो हेड है। एक हेड ये है कि खातून कहती है कि आई डू नॉट वांट टू लिव विद द डिफेंडेंट विदाउट असाइनिंग एनी रीजन। उन्होंने शक्ल अच्छी नहीं लगती, वो कह दे लेकिन डिवोर्स देगा तो दावा दायर नहीं करेगा। खातून अगर बगैर किसी जस्टिफिकेशन के कहती है कि मैं नहीं रहना चाहती, तो इसका हेड है कि वो खुला मांग लेगी। She has no justification. She is ready to forgo the dower, or she is ready to return the dower in lieu of the khula, or return the benefit derived as a result of marriage. तो वो कहती है कि मेरी जान बख्शी से करवा दे, मैं नहीं इसके साथ रहती। दूसरा तरीका का कानून ने प्रोवाइड किया है कि वो डेजुलेशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 की सेक्शन 2 के अंदर वो ग्राउंड डिटेल से लिखी हुई है कि किन ग्राउंड्स पर खातून मैरिज डिसॉल्व करवा सकती है। Can dower be contested in the way of khula? बताएं, मैं आपकी बात मुकम्मल करूंगा, इसके अंदर उसका जवाब भी आएगा। अब दावा दायर हो गया, खातून अगर ये कहे कि मेरी मैरिज डिसॉल्व कर दी जाए इन पॉइंट्स के ऊपर, ग्राउंड्स के ऊपर, तो फुल फ्लाइट ट्रायल होगा।
और इस ट्रायल की मैं एक रीजनिंग आपको बताता हूँ कि क्यों होगा। वो जो मैंने सेक्शन 10 का हवाला दिया था ना, प्री ट्रायल रिकंसिलिएशन का, अगर खातून के पास तलाक की कोई जस्टिफिकेशन ना हो, डेसोलेशन ऑफ मैरिज को कोई जस्टिफिकेशन ना हो, तो सेक्शन 10 सब सेक्शन 4 प्रोवाइजो को तब इन्वोक करना चाहिए, फिर वो खुला ग्रांट हो जाएगी। अगर खातून कह दिया कि जी और हकमैर उसको वापस करना पड़ेगा, खातून कह दिया कि मैं हकमैर भी वापस नहीं करना चाहती और मैरिज भी डिसॉल्व कराना चाहती हूँ, तो फिर क्या होगा? सर उसे ये प्रूव करना होगा कि फुल फ्लैग ट्रायल होगा, उसको कोई एक ग्राउंड साबित करनी है फ्रॉम दी ग्राउंड गिवन इन सेक्शन 2 ऑफ डेसोलेशन ऑफ मैरिज एक्ट, मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, और उसी कानून की सेक्शन 5 कहती है कि अगर इन ग्राउंड में से कोई एक ग्राउंड साबित हो जाए तो उसे हकमैर भी वापस नहीं करना। सेक्शन 5 डेसोलेशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 के तहत अगर सेक्शन 2 में दी गई ग्राउंड में से कोई ग्राउंड साबित हो जाए तो खातून की मैरिज डिसॉल्व होगी विदाउट रिटर्न ऑफ द हकमैर। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है खुला में और ऑर्डिनरी डेसोलेशन ऑफ मैरिज में। लेकिन फर्क यह है कि खुला समरी प्रोसीजर में ग्रांट हो सकता है, डिग्री फॉर डेसोलेशन ऑफ मैरिज वो समरी प्रोसीजर में ग्रांट नहीं होगी, एविडेंस लिखनी पड़ेगी, शायद लेके ही फैसला होगा उसका कि ये ग्राउंड साबित होती है ये नहीं। सर अगर ग्राउंड नहीं होगी तो ट्रायल नहीं होगा? अगर ग्राउंड नहीं है तो फिर ट्रायल नहीं होगा, हकमैर वापस करना पड़ेगा, जो खुला ग्रांट हो जाएगा। ये एक बात और है, अगर फुल फ्लैग ट्रायल हुआ और खातून ने इंसिस्ट किया कि मैं फिर भी रहना नहीं चाहती और ग्राउंड साबित ना हो, तो कोर्ट इज एम्पावर्ड टू ग्रांट डिग्री फॉर डेसोलेशन ऑफ मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ खुला एट द फुल फ्लैग ट्रायल। जो सेक्शन 10(4) के नीचे ग्रांट करना था वो एट द एंड ऑफ द ट्रायल भी हो सकता है, लेकिन उसमें भी फिर हकमैर वापस करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं सर कैसे नहीं सर, अगर खातून खुला ना लेना चाहती हो और डावरी आर्टिकल्स लेना चाहती हो उसके साथ फिर वो फिर रहना ना, क्या ये केस हम कर सकते हैं? सेपरेशन सुना था कि इमाम गजाली किसी जगह गए तो लोगों ने सुना कि इमाम साहब आए हुए हैं तो उनसे कोई बात पूछते हैं। बहुत से लोग इकट्ठे हो गए, एक बुजुर्ग थे सर की तरह बहुत मुदब्बर लग रहे थे, तो इमाम साहब ने जाते हुए पूछा कि जी आप बड़े खामोश हैं, आपको पूछना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा जी सवाल तो मेरा एक है। उन्होंने पूछे, उन्होंने कहा जी रोजा कब अवतार करना चाहिए? इमाम साहब ने कहा जब सूरज गुरूब हो जाए। उन्होंने कहा जी सूरज आधी रात में गुरूब हुए थे। इमाम साहब ने कहा कि आप खामोश रहते तो बड़े मुदब्बर लग रहे थे। डेसोलेशन ऑफ मैरिज का सारे आर्टिकल से कोई तल्लुक नहीं है। अब ढाबर का तो कह सकते हैं, लेकिन सारे आर्टिकल का डेसोलेशन से कोई तल्लुक नहीं है। However, a woman can bring a suit for recovery of dowry articles without seeking dissolution of marriage. This is exclusive property of the woman. वो जब चाहे अपनी चीजें मांग सकती है। अब आ जाते हैं कि क्योंकि इस कोर्स की नेचर ऐसी है कि आपको ग्रूम करना है फॉर द प्रैक्टिस। अगर एकेडमिक डिस्कशन के लिए होता तो शायद मैं ये समझता कि ये हेड जरूरी नहीं था। फैमिली लिटिगेशन, फैमिली लिटिगेशन में क्लाइंट इंटरव्यू बहुत अहम है। आप यू आर एट द वर्ज ऑफ द प्रोफेशन, मत ये करें कि लड़की का बाप आ गया आपस में बातें लेकर दावल ड्राफ्ट कर दें। किसी से टेम्पलेट लें और वही टेम्पलेट जिसमें कि 3 पोशीदनी कपड़ों में रात के अंधेरे में घर से निकाल दिया, दिन 12 बजे बीबी आई है। ऐसे दावे मत लिखें। और ये कब दावे ये लिखे जाते हैं? जब आप किसी से टेम्पलेट उठाते हैं, उसमें नाम पता एड्रेस चेंज करते हैं चीजें और कहते हैं कि ये दावा फैमिली का है। नंबर 1 क्लाइंट इंटरव्यू, क्लाइंट को जरूर मिले। बैंकिंग का एक प्रिंसिपल है नो योर क्लाइंट। अगर कोई बैंकिंग का काम करता है, बैंकिंग का प्रिंसिपल है नो योर क्लाइंट। आप घर से बैठकर बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते।
अब मेरे ख्याल को ऑनलाइन सिस्टम आ गए हैं। पुराने वक्तों में बैंक अकाउंट आपको बैंक में जाना पड़ता था, बैंकर आपको पर्सनली जानता था, ताकि कल कलाम को बंदा जाएगा कि मैं मोहम्मद अकरम आ गया हूं, तो उसको पता हो कि यार ये मोहम्मद अकरम नहीं है, ये अकाउंट तो किसी और साहब का है। इसको आगे भेजिए, आगे 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 भैया आपको बुला रहा हूँ, ये इनके साथ करें जी, ये इनके साथ करो जी, पिछले वाले तशरीफ लाए ना आगे, जो पीछे देख रहा है। ये खान साहब के साथ आ जाए। आपकी टाई किधर है? आपकी टाई किधर है? तो वाई आर यू अटेंडिंग ए बार पेशेंट कोर्स? यू आर नॉट इन ए प्रॉपर यूनिफॉर्म। मैं ये रिपोर्ट करूंगा बच्चे आप हैं? क्या मतलब कल से पहन के जाए और टाई पहन के? शाबाश। नाम क्या आपका? हसनैन। किन के एसोसिएट हो? तो आपने फर्स्ट इंटीमेशन इधर से भेजी हुई है? किन के साथ भेजी? टाई पहन के। क्लाइंट इंटरव्यू, उसकी अहमियत यह है कि बहुत सी बातें ऐसी हैं जो क्लाइंट अपने रिप्रेजेंटेटिव को नहीं बताता। मेरी अपनी जिंदगी में ऐसे प्रेसिडेंट्स गुजरे हैं कि ऐसे वाकयात हुए हैं। जनरली मैं फैमिली लिटिगेशन में खवातीन को बुलाने का कायल नहीं था। पहले भाई आ गया, बाप आ गया, वालदा आ गया, उसने आकर बता दिया ये मामला है, दावा ड्राफ्ट करके उनको दे दिया, साइन करवा लाइएगा। मेरे पास एक खातून आई, वो चौथी पांचवी पेशी पर, उसने कहा जी वकील साहब उससे को बात करनी है। मैं जी बताइए। उसने मुझे एक पेपर दिया, पेपर पर जो बातें लिखी हुई थी वो दावे में नहीं थी, और वो बातें ऐसी थी कि वो बाप को बता भी नहीं सकती थी। मैंने वो दावा विड्रॉ किया विद परमिशन टू फाइल फ्रेश वन, दोबारा दावा दायर करना पड़ा। उसके बाद मैंने ये प्रिंसिपल बना लिया कि नो योर क्लाइंट, क्लाइंट इंटरव्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लाइंट इंटरव्यू में करना क्या है? ये दो सवालों का एक जवाब है। व्हाट शुड कंटेन ए क्लाइंट और ए रिटन स्टेटमेंट, और क्लाइंट से पूछना क्या है। एक दावे के अंदर सरहद आप देखें, प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे ऐसे आपको दावे मिलेंगे, पूरा दावा पढ़ लिया, पता ही नहीं चला कि शादी किस तरीके को हुई है। तो डेट ऑफ मैरिज मस्ट बी इंप्लीटेड। हक महर कितना था, पूरा दावा पढ़ लिया, पता ही नहीं चल रहा हक महर कितना था। यही सारी बातें आपने क्लाइंट इंटरव्यू के दौरान उससे पूछनी है और अपने नोट्स में लिखनी है। डेट ऑफ मैरिज क्या है, हक महर कितने, उसका मोड क्या है, पेड है, अनपेड है, डेफर्ड है, प्रॉम्प्ट है, और आपके क्लाइंट का उसके बारे में क्लेम क्या है। बहुत बार पेड होता है, निकाना में लिखा होता है इट वाज स्नैच्ड। हमारे यहाँ पंजाब में बहुत है, बाकी इलाकों में भी डेफिनेटली होगा, हम पाकिस्तान में ही रहते हैं कि जी वो जेवर तो पहले दिन ही ससुमा ले लेती है, संभाल के रखना। तो जो स्नैच डावर है इसका भी दावा हो सकता है रिकवरी का, जरूरी नहीं है कि वंस पेड इट कैन नॉट बी रिक्लेम्ड। स्नैच डावर का दावा रिकवरी का हो सकता है। स्नैच। तो डेट ऑफ मैरिज, डावर, डावर की डिस्क्रिप्शन, बच्चे कितने हैं। अक्सर पूरा दावा लिख दिया और ये पूरे दावे से पढ़ के पता ही नहीं चल रहा कि बच्चे की उम्र कितनी है। आप लिखेंगे उम्र दावे में, उसका नुकसान ये होगा कि दावा 2 साल चलेगा, उम्र वहीं खड़ी रहेगी। इसलिए डेट ऑफ बर्थ इंप्लीट करें। तो आप उसकी डेट ऑफ बर्थ इंप्लीट करें। उसकी एक आगे जाकर बताता हूं कि इसका तल्लक क्या है उससे। सबसे अहम बात, डेट ऑफ सेपरेशन।
कभी ऐसा तो नहीं ना हुआ कि मियाँ बीवी इकट्ठे भी रह रहे हैं और साथ कहते हैं कि हमें खर्चा भी दिलवाया जाए, मैरिज भी डिसॉल्व कर दी जाए। देयर मस्ट बी एट डेट ऑफ सेपरेशन, जिस दिन उनकी अलहदगी हो गई तो इट शुड बी इम्प्लीटेड। इसकी इम्प्लीकेशन है, इसकी रिपरकशन है कि खर्चे का तयन इस तारीख से होना है, कब गई है उस तारीख को या नहीं गई है, बंदा इधर था या नहीं था, बहुत सी चीजें इसके गिर्द घूमती हैं फैमिली में। डारी आर्टिकल्स लिस्ट बनाकर नेक्स्ट कर लें, लेकिन उनकी वैल्यूएशन जरूर करें और दावे में अंदर लिखें। इसी तरह अगर मेंटेनेंस का क्लेम है, मेंटेनेंस के क्लेम में लिखने से पहले अर्ज करता हूं कि व्हाट आर द फैक्टर्स डिटरमिनिंग द मेंटेनेंस। ये सवाल आपने पूरा दावा ड्राफ्ट करना है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जजमेंट आने वाली है और फाइनल आर्गुमेंट्स कर रहे हैं, जैसा को आपने कन्विंस करना है, तो वो चीजें आज आप लिखेंगे, फिर उस पर शहादत लाएंगे तो फिर ही आर्गू करेंगे ना। तो वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो मेंटेनेंस को फिक्स करने के लिए जज कंसीडर करता है। नंबर 1, द एंटाइटलमेंट। बीवी का खर्चा खामद का जिम्मा है। स्पेशली हनफी फिका के मुताबिक तो शादी का भी एक क्राइटेरिया यह है कि लड़के को बरसर रोजगार होना चाहिए, वो इस काबिल हो कि नान नफका अदा कर सके। बलूगत सिर्फ शर्त नहीं है कि वो इस काबिल भी हो नान नफका अदा कर सके फिर शादी कर सकता है। नंबर 1 कि खातून पैसे जितने चाहे कमाती हो, बहर तौर उसका नान नफका खाउन के जिम्मे है, नाबालगान का खर्चा बाप के जिम्मे है। तो एंटाइटलमेंट। नंबर 2, एंटाइटल तो हो गए, फिर अब नेक्स्ट सवाल पैदा होता है कि कितना खर्चा होना चाहिए। इसके लिहाज से जो अहम बात है, जो चीजें अब तशरीफ रखिए, अपनी सीट पर चले, कितना खर्चा होना चाहिए आपने मांगना है ना दावे में। मैंने कहा था मैं अभी बताता हूं, तो दावे में आपने लिखना है कि इतना खर्चा होना चाहिए और आपके पास उसका लॉजिक होना चाहिए। तो उसके लिए जो फैक्टर्स हैं, पेइंग कैपेसिटी ऑफ द डिफेंडेंट, वो कमाता कितना है, आप उसका सोर्स ऑफ इनकम लिखें। जॉब करता है इतनी तनख्वाह लेता है, बिजनेस कर रहा है इतने पैसे कमाता है, उसकी इंटरेस्टेड प्रॉपर्टी इतनी है, लैंडलॉर्ड है, क्या चीज है, कहां से उसको पैसा आ रहा है। तो पेइंग कैपेसिटी ऑफ द डिफेंडेंट, नीड्स ऑफ द प्लेंटिफ। आप डिमॉन्स्ट्रेट करें पूरा अपने दावे के अंदर कि ये मेरे खर्चे हैं। उस हेड के नीचे आपने जो कंसीडर करनी है चीजें, बोर्डिंग, लॉजिंग, ये रोटी कपड़ा और मकान, के खाना, राइस, जो डेली रूटीन के एक्सपेंसेस हैं, हेल्थ एंड एजुकेशन। बच्चों के लिहाज से अगर देखें तो हेल्थ और एजुकेशन, ये 5 फैक्टर रेलिवेंट हैं। तो बच्चे इस क्लास में पढ़ते हैं, इतने उनकी स्कूल की फीस है, उनको ट्रांसपोर्टेशन के लिए इतने पैसे चाहिए, ट्यूशन के लिए इतने हैं, ये सारे फैक्टर्स आप लिखेंगे। एक बात याद रखें, जो दावे में आपने बातें नहीं लिखी उस पर एविडेंस अगर आप ले भी आएंगे तो एविडेंस बियॉन्ड प्लीडिंग इज ऑफ नो अवेल। तो सारी बातें आपने दावे में लिखनी है। पेइंग कैपेसिटी ऑफ द डिफेंडेंट, नीड्स ऑफ द प्लेंटिफ, सोशल स्टेटस ऑफ द पार्टीज। एक रेडी वाहन के खिलाफ 10 लाख की रिकवरी का दावा हो सकता है पर मंथ। एक बंदा खरबपति है और उसके बच्चे बड़े हाईफाई स्कूलों में पढ़ रहे हैं और अदालत गए नहीं, ये आपको 5,000 महीने का खर्चा है। ये रेलिवेंट फैक्टर है। तो आपने बताना है कि वी बिलोंग टू सो एंड सो क्लास, तो मिडिल क्लास से तल्लक है, एलीट क्लास से तल्लक है या लोअर मिडिल क्लास से तल्लक है। तो ये बातें लिखनी है ताकि आप कंसीडर हो सकें। ये बातें 3 बातें हो गई, पेइंग कैपेसिटी ऑफ द डिफेंडेंट, नीड्स ऑफ द प्लेंटिफ, सोशल स्टेटस ऑफ द पार्टी। इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए आपने जवाब दावा भी लिखना है और जब कभी आप डिफेंडेंट की तरफ से हैं तो डिफेंस में भी चीजें आपने ये लानी है। बंदे ने खर्चा मांग लिया, खातून ने खर्चा मांग लिया कि मुझे 2 लाख महीने के हिसाब से खर्चा दिया जाए। रहते कहाँ हैं? गरीब महल्ले में।
ठीक है, बाप क्या कहता है, रेडी बान है, समझ नहीं ना आती है इस वाले खर्चे की। तो सोशल स्टेटस ऑफ पार्टीज आपने एजुकेट भी करना है। एक मैं ये कंप्लीट कर रहा हूँ ये सब्जेक्ट पूरा। डेजुलेशन, डावर, डेट ऑफ मैरिज आ गई, आपने मेंटेनेंस के बाबत बात कर ली, फिर आपने डेजुलेशन ऑफ मैरिज के दावे आगे आ गया है तो उसकी आपने उसकी ग्राउंड देनी है। अगर आप चाहते हैं कि जी मैं बगैर किसी वजह के नहीं रहना चाहती तो आप ये लिख दें और मैं वापस करने के लिए तैयार हूं। अगर आपके पास कोई ग्राउंड अवेलेबल है तो वो ग्राउंड को स्पेसिफिकली इंप्लीड करें, लिखें कि जी इस वजह से इन वजूहात की बिना पर ये चीजें हैं जिनकी बिना पर मेरी मैरिज डिसॉल्व कर दी जाए। फिर है किसी तरफ से भी ये दावा हो सकता है कस्टडी ऑफ द चिल्ड्रन। तो एक बात तो याद रखें, ये सारे दावे इकट्ठे भी हो सकते हैं। सूट फॉर डेजुलेशन ऑफ मैरिज, रिकवरी ऑफ डावर, डॉरी आर्टिकल्स। डॉरी आर्टिकल्स के बारे में एक चीज हमेशा ये जरूर लिखें कि ये सामान जहेज दिया गया था एंड इट वाज डिलीवर्ड टू द डिफेंडेंट, इट इज स्टिल इन कस्टडी ऑफ द डिफेंडेंट। तो ये चीजें भी आ गई। कस्टडी के अगर मामलात हैं तो कस्टडी का लिखेंगे स्पेसिफिकली। जेक्टिटेशन ऑफ मैरिज का दावा है तो आप जेक्टिटेशन की ग्राउंड लिखेंगे। रिस्टिट्यूशन का दावा है तो रिस्टिट्यूशन की ग्राउंड लिखेंगे। ये सारी बातें, और अगर जवाब दावे में काउंटर क्लेम फाइल कर रहे हैं तो आप वहां पर ये चीजें दर्ज करेंगे। डेट ऑफ सेपरेशन इसलिए अहम होती है कि जनरली खातून कह देती है कि जी डिग्री फॉर रिकवरी ऑफ मेंटेनेंस में भी ग्रांटेड फ्रॉम वेरियंट सेक्शन ऑफ द मैरिज। 10 साल से खातून रह रही है, 5 बच्चे भी हैं, खाना भी उधर से रह रही है, रह भी रही है, और खर्चा फिर कह रही है कि मुझे सारा दिलवा दिया जाए, तो खर्चा उस डेट से मिलेगा जैसे सेपरेशन है। जनरली फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द सूट, और आमतौर पर जो डेट ऑफ सेपरेशन होती है वहां से तो डेफिनेट एंटाइटलमेंट होगी उसकी। बताइए आप क्या कह रहे हैं। अगर मेंटेनेंस के सूट में if they're not separated, they're still living together, but still the husband is just ignorant in providing for his kids and family, like he doesn't like the factor of care or anything, तो उसके लिए separation तो जरूरी नहीं। उसके लिए क्या wife while staying with the husband can file a suit for maintenance? पहले ये बताएं कि खातून रह भी रही है तो किसके घर में रहती है? नहीं सर, घर तो चले एक बात है ना, एक फैक्टर हो गया ना मेंटेनेंस की, इसलिए मैंने फैक्टर करवाए हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं। Adequate maintenance for the kids or the house or whatever. ये देखें ना, खाना खाए बगैर बंदा एक दिन गुजार सकता है रमजान शरीफ में दिन। ये कितना मजाक का खेल बात है कि खातून ये इल्जाम लगाए कि खामद मुझे खाने को कुछ नहीं दे रहा। मिनिमम वेयर मिनिमम अगर मिल रहा हो तो दैट्स नॉट इनफ ना सर। अगर फिर भी फीमेल अगर चाहे तो फाइल कर सकती है अगर इट इज नॉट प्रोवाइडिंग इनफ फॉर एडिक्वेट मेंटेनेंस। I believe कि she should left the house. First she should left the house. She should leave the house. अगर एक केस सिचुएशन ऐसा पैदा हो जाए जिसमें पता चलता है कि जो बच्चा है वो बायोलॉजिकली वो उसका बेटा नहीं है, मतलब पैटर्निटी का इशू आता है, बाद में पता चलता है चाइल्ड नहीं, तो ये एंटाइटलमेंट उसकी बनती है, क्या बनती है, क्या सिचुएशन बनती है? आप बताइए क्या कह रहे थे? सर मैं पूछ रहा था कि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स में अजम्पशन ये है कि जो कपल है वो मुस्लिम है, यानी इस्लाम में ये रिक्वायरमेंट है कि मर्द जो है वो प्रोवाइड करेगा। बट अगर आप सिख हैं फॉर एग्जांपल, तो सिख रहत मर्यादा में कोई उनके धर्म में नहीं होता ये कि मर्द ने ही प्रोवाइड करना है, क्योंकि उनके यहाँ इक्वालिटी जी जी मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो अजम्पशंस हैं ये मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस से आ रही हैं, तो ये क्या उनके ऊपर भी अप्लाई करेंगी, या जो फॉर एग्जांपल क्रिश्चियंस हैं उनके यहाँ ये बताएं कि मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस से कौन सी अजम्पशन आ रही है? ऑर्डिनेंस से कोई अजम्पशन नहीं। आपने जो नान नफका की जो टर्म इस्तेमाल की है और फिर आपने मेंटेनेंस की है ना जी तो फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस से नहीं आ रही। अच्छा, वो कहाँ से आ रही है? फैमिली कोर्ट्स एक्ट सेक्शन 5 रेड विद शेड्यूल पार्ट 1 वहां से आ रही है। सर जैसे किड्स और पेरेंट्स के बीच में जो अभी न्यू लॉ बना है कि आपको अपने पेरेंट्स को घर से नहीं निकाल सकते, राइट? आपको घर में रखते हुए उनको प्रॉपर मेंटेनेंस प्रोवाइड करना है, तो ये मेंटेनेंस में ही आएगा ना इन फैमिली कोर्ट while they're together living under the same roof। उस कानून के नीचे अलग से जुरिसडिक्शन है डिप्टी कमिश्नर की, वो फैमिली डिस्प्यूट नहीं है।
It's not family counting. और मैं आपका सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। ये जीके टाउन सवालों वाला, तो मैं वो सवाल का जवाब करना है। सर एक क्वेश्चन है सर, अभी वाइफ है वो जॉब कर रही है सर ना, वो घर को मेंटेन कर रही है 5 साल से, अब सेपरेशन हो जाती है तो वो लीगली तो सर ये है कि अभी आपने कहा कि सेपरेशन डेट से काउंट होगा, लेकिन वो अपना राइट क्लेम कर सकती है सर 5 साल का। पहली बात तो यह है कि 3 साल तक लिमिटेशन है, 3 साल से पीछे तो वैसे भी नहीं जा सकते फ्रॉम दी अक्रूवल ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। 3 साल से पीछे की मेंटेनेंस के दावे तो वैसे ही बाहर हो जाते हैं, इसलिए 5 साल वाला तो सवाल ही 3 साल तक मतलब हो सकता है सर। 3 साल तक हो सकता है। दूसरी एक बात याद रखें कि सेक्शन 17 के तहत प्रोविजंस ऑफ सीपीसी एंड कानून शहादत ऑर्डर हैव बीन एक्सक्लूडेड। तो फैमिली कोर्ट्स का प्रोसीजर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। मैं ये हमेशा लूज बात है कह देता हूँ, ये जिरगा प्रोसीडिंग होती है, और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि फैमिली कोर्ट के पास पावर है कि जो उनसे चाहे प्रोसीजर अडॉप्ट कर ले। तो ये सम सॉर्ट ऑफ जिरगा प्रोसीडिंग है बहुत ज्यादा, इसलिए मैंने कहा था कि ये माइनर किस्म की लिटिगेशन है। तलाल का नाम है ना जी जी सर। तलाल ने जो सवाल किया ना ये बड़ा अहम है। अगर डिफेंस में ये आज ये क्लेम चाइल्ड इज नॉट लेजिटिमेट तो उसका क्या होगा? इस्लाम में है, मेरी अरबी पर इतनी अच्छी कमांड नहीं है, आप में से बहुत से तो शरिया ला से पढ़ के आए हैं जो अरबी दान भी हैं। हदीस शरीफ का मफहूम यह है, तर्जुमा भी लफ्ज़ी करना चाहिए, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए जी, कि बच्चा उसी का है जिसके बिस्तर पर पैदा हो। जानी के लिए पत्थर और कोड़े हैं, इसलिए प्रिजम्पशन ये है कि ड्यूरिंग सबसिस्टेंस ऑफ मैरिज और डेजुलेशन के 6 माह बाद तक ल्यूनर मंथ के हिसाब से पैदा होने वाला विद इन डेजुलेशन के मैरिज के 6 माह के अंदर अंदर पैदा होने वाला 6 माह तक पैदा होने वाला बच्चा उसी बाप का है। So can you repeat? शादी हुई 1 जनवरी 2023 को, तो बच्चा अगर शादी की तारीख के 6 माह बाद पैदा हो तो इसी बाप का समझा जाएगा। प्रिजम्पशन अटैच है, आर्टिकल 127 है या 128 है कानूनी शहादत के हिसाब से 128। इसको लीगल प्रिजम्पशन हासिल है। पैटर्निटी को डिनाई करना साबित किसने करना है? उसको जो क्लेम कर रहा है कि ये मेरा बच्चा नहीं है। डीएनए हो जाती है जी मैं बताता हूँ, डीएनए नहीं अब होगी ना। आप क्यों परेशान हैं? जी मैं यही बताने लगा, अब डीएनए नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने रिपीटेड जजमेंट्स में कहा कि एक तो ये जो डीएनए टेस्ट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ पैटर्निटी अगेंस्ट द इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम है और अगेंस्ट आर्टिकल 28 ऑफ द कानूनी शहादत ऑर्डर है। इसको प्रिजम्पशन हासिल है कि बच्चा उसी का है। हाँ, अगर आपके पास सबूत है कि खातून ज़िना की मुर्तकब हुई है तो फिर आप लाएं 4 गवाह और करें इस्तिगासा। आपने बच्चा पैदा होने का भी इंतजार किया, इसलिए ये डिफेंस अब अब्सलीट हो चुका है, क्योंकि ये आते लोग कह देते हैं कि मेरा तो बच्चा ही नहीं है। इसके लिए डीएनए नहीं होगा। मैं वो जजमेंट बाद में आपको कभी नोट भी करवा दूंगा। ये ख्वाजा साहब थे चीफ जस्टिस, नहीं वो जो बालों को पोनी लगाते थे, जवादस ख्वाजा साहब ने इस पर जजमेंट दी सबसे पहले कि डीएनए नहीं हो सकता फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ पैटर्निटी। देखिए जिस चीज को इस्लाम ने प्रोटेक्ट किया है उसको ये बातें उछालने वाली नहीं है। इस्लाम ने किस हद तक फैमिली टाई को प्रोटेक्शन दी है कि रोजे क़यामत आवाज वालदा के नाम से लगेगी। इसलिए ये जो डीएनए टेस्ट फॉर द पर्पस ऑफ पैटर्निटी है ये ऑफेंसिव टू द इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम है, ये नहीं हो सकता। पैदाइश के वक्त खावन को शक पड़ता है। फॉर एग्जांपल अभी केस कुछ नहीं हुआ, आर्गुमेंट से कहते
तो उस वक्त वो डीएनए करवाता है और उसके बाद इस ग्राउंड पे पता चलता है कि फिर कोई बात आप क्यों फंस गए वहां पर जाकर? सर ये जो शक पढ़ना है ये खतरनाक है। इस्लाम ने जिस बात को प्रोटेक्शन दिया आप उसमें क्यों घुसते हैं? सर मेरा सवाल काफ़ी सर बात काफ़ी आगे निकल गई, लेकिन वो आपने बिल्कुल स्टार्ट में मेंशन की थी कि दो चीज़ें आपने मेंशन की कि अगर arbitration होती है या आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होती है तो जो भी राजीनामा या जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है उसको कोई लॉ गवर्न करता है कि उसमें कोई ऐसी इलीगैलिटी ना हो, या वो एक सेपरेट मैटर है, वो फैमिली उसमें नहीं आती, प्रिव्यू में नहीं आता? नहीं, अगर वो राजीनामा हो गया तो लिखा भी जा सकता है, ये कोई कदगर नहीं है कि नहीं लिखा जाएगा। उसको क्या गवर्न करता है सर? उसको कौन सा लॉ गवर्न करता है राजीनामे को? राजीनामा लिखना कैसे? उसमें कोई इलीगैलिटी ना हो या कोई फोर्सफुली कोई चीज मंगवाना। दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टी। जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के नीचे चीजें उसको वाइड करती हैं वो इसको भी वाइड करेंगी। लेकिन वो फैमिली कोर्ट में नहीं होता। फैमिली कोर्ट के अंदर भी लिखा जा सकता है, कोई पाबंदी नहीं है उसको लिखने की, लेकिन वो तो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज है ना, उसकी जितनी भी टर्म्स हैं जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है या जंक्शन ऑफ इस्लाम के खिलाफ है वो वाइड है। तो वो उसके लिए सेपरेट वो करना पड़ेगा सर। कोई इलीगैलिटी अगर उस इंस्ट्रूमेंट में हुई है राजीनामे की वो वाइड है, लेकिन उसको कैसे कहाँ वो है ही वाइड करने की जरूरत ही नहीं है। जो चीज ही वाइड है उसको अब क्या वाइड डिक्लेयर करवाएंगे? सर दूसरा इसी से रेलेवेंट ये चीज मटेरियल है सर कि जैसे डेट ऑफ मैरिज आपने मेंशन किया कि वहाँ से स्टार्ट होता है, मैरिज की ऑथेंटिसिटी एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के जरिए हुई है या नहीं हुई, ये इंपॉर्टेंट है या नहीं? देखिए रजिस्टर्ड निकाहनामे को प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ हासिल है। ये फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 अगर किसी ने पढ़ा हुआ है तो निकाहनामा जो है इसकी वेरासिटी को आप चैलेंज नहीं कर सकते इफ इट इज रजिस्टर्ड, इट कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन। दूसरा सवाल यह है कि अगर शादी हुई है विदाउट रजिस्ट्रेशन ऑफ द निकाहनामा तो शादी वैलिड होती है, मैरिज वैलिड होती है, इस ग्राउंड पर मैरिज जो है वो वाइड नहीं हो जाती कि ये रजिस्टर्ड नहीं है। रजिस्ट्रेशन इज ऑल टुगेदर रिगार्डिंग दी टू रेगुलेट द प्रोसीडिंग्स, इट इज अ रेगुलेशन। इससे वर्बल निकाह हो सकता है, गवाहों की मौजूदगी में होना चाहिए। अब तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एक जजमेंट दे दी कि अगर मियाँ बीवी एक खास अरसे तक, लंबे अरसे तक, फॉर लॉन्ग स्टैंडिंग टाइम इकट्ठे रह रहे हैं एज ए हस्बैंड एंड वाइफ, तो प्रिजम्पशन हासिल है कि उनको अलग से निकाहनामा दिखाने की जरूरत नहीं है कि वो दे आर लीगली मैरिड। जी मैम। तो मेरा क्वेश्चन था कि आपने कहा था ना पहले कि जो ये फैमिली लॉज है ये पाकिस्तान में रहने वालों के ऊपर है। मैंने ये कहा था कि पाकिस्तान के रहने वालों के नहीं कहा था, जो भी पाकिस्तान में है मौजूद है, फॉरेनर्स हैं, हाँ, हर लिहाज से। मैंने कहा था कि इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ पाकिस्तान, Yes, whole of Pakistan. पूरे पाकिस्तान पर एप्लीकेबल है। regardless of religion. So my question is जी जी तो अगर पाकिस्तानी कोई बाहर चला जाए, उसकी शादी यहाँ पे हुई हो और वो वापस ना आए, वहाँ की नेशनैलिटी ले ले, तो बीवी उसकी यहाँ पे हो, तो मेंटेनेंस कैसे फाइल कर सकती है? जैसे ऑर्डिनरी वाइफ करती है, तो लेकिन उसको तो मिलेगी नहीं, वो कभी वापस ही नहीं आएगा। वापस नहीं आएगा तो डिग्री तो मिल जाएगी ना, डिग्री फिर ट्रांसफर करवा के उसकी एप्लीकेशन कराएंगे उस मुल्क में जाकर। जी एनी क्वेश्चन? जी बताइए। Can application for amendment of claim be filed during the pendency of family? Answer is yes. If it is necessary to meet the ends of justice, amendments can be brought. Then why to withdraw suit? आपने पहले कहा था कि सूट withdraw करके फिर अमेंडमेंट छोटी चीज होती है, अगर ऑल टुगेदर ही चीज हो रही हो तो बेहतर क्या अमेंडमेंट ना करें, वापस लेकर देना चाहूंगा। जी सर अगर फर्ज करें जो अगर निकाहनामा रजिस्टर है, दूसरे जो पहले जो हुआ है वो वर्बली हुआ है, अगर इन दोनों के दरमियान एक कंट्रोवर्सी आ जाए तो कोर्ट को किसको प्रेफर देना चाहिए? मैं आपका सवाल नहीं समझा। सर एक निकाहनामा बात कर जिसने बाद में की वो रजिस्टर भी करवाई और 164 की स्टेटमेंट भी करवाई है, और बाद में उसको पता चल रहा है कि उसके पीछे मतलब वर्बली पहले निकाह हो चुका हुआ है, इस कंट्रोवर्सी को आप ला क्या कहते हैं? जी और सवाल? सर दो क्वेश्चन है। एक तो सर आपने ये बताया कि इंटरिम ऑर्डर के खिलाफ अपील नहीं हो सकती कानून के मुताबिक। सर अगर एक बंदा है उसका वेज इनकम बहुत कम है और उस पर इंटरिम ऑर्डर चाहे बच्चों का ज्यादा पड़ गया है तो उसके पास क्या रेमेडी है? एक सर दूसरी चीज ये है कि अगर
कोई बंदा अपनी वाइफ को ज़बानी तलाक दे देता है लेकिन उसको तलाक नोटिस वगैरह नहीं भेजता, बाद अज़ां वो आके अगर क्लेम कर देता है कि जी मैंने इसको तलाक नहीं दी, तो फिर बीवी के पास क्या रेमेडी है? एक बात तो याद रखें कि इंटरिम ऑर्डर ऑफ द फैमिली कोर्ट इज नॉट अपीलेबल। तो जो ऑर्डर अपीलेबल नहीं होते हैं या वो ऑर्डर जिनके खिलाफ कानून में कोई रेमेडी प्रोवाइडेड नहीं है, रेट पिटीशन कैन बी ब्रॉट अंडर आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वैसे अब जो कंसिस्टेंट जजमेंट्स आ रही हैं उन्होंने ये कह दिया है कि जी 199 के नीचे भी रेट भी मेंटेनेबल नहीं है इंटरिम ऑर्डर के अगेंस्ट। तो उसका वे आउट जजेस ने ये निकाला है कि वो डायरेक्शन दे देते हैं कि नेक्स्ट पेमेंट अक्रू होने से पहले पहले मेन केस का फैसला कर दे। अगर बहुत ही एग्जॉर्बिटेंट किस्म का हो मेंटेनेंस, जी बंदे की इनकम है 50,000 रुपया और उसको 2 लाख पर मंथ के हिसाब से मेंटेनेंस मुकर्रर हो गया है, तो वो ऑर्डर तो अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, तो वो उसका वे आउट उन्होंने ये दिया है कि वो डायरेक्शन दे देते हैं कि जी नेक्स्ट मंथ की 15 तारीख से पहले पहले इस केस का वैसे ही फैसला कर दें। अब एक जजमेंट आ गई है कि जी 12/2 दे सकते हैं, डिग्री है 12/2 की। देखिए ग्राउंड्स अपनी है, सीपीसी स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड है। आप 12/2 की दरखास्त देंगे लेकिन 12/2 सीपीसी देखकर नहीं दे सकते, कर सकते हैं। इस पर जजमेंट आ गई है कि जी, और इसीलिए वो उसी जजमेंट के अंदर लिखा हुआ है कि फैमिली कोर्ट कैन अडॉप्ट एनी प्रोसीजर। तो इसलिए मैंने कहा था कि जिरगा प्रोसीडिंग है, इसलिए सीखने के लिहाज से बेस्ट लिटिगेशन है। तो कवानीन जो है बहुत स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल नहीं है और जहां जरूरत पड़ती है वहां पर एप्लीकेबल भी हो जाते हैं। और कोई बात? सही, ज़बानी तलाक, ज़बानी तलाक तलाक के बेटा कितनी बाइंडिंग है कोर्ट? आजकल तो वही वैसे तलाक बिदत रही है, लेकिन फिर वो तो तलाक ऐसा नहीं, तलाक तो तलाक नहीं, तलाक हो जाती है। ये फुकहा का इस पर इज्मा है कि तलाक हो जाती है, उसको गुनाह अलग से है। जी बेसिक अगर सुनना है, आपकी पहली जो लॉ है वो प्राइमरी लेजिस्लेशन है, सेकेंडरी को तो फिर आप वॉइड नहीं कर सकते। इससे तलाक खत्म नहीं होती। तो एक तलाक होगी ना, फिर आप पूरी तलाक तो नहीं दे सकते। चले इस पर भी बात कर लेते हैं कि एक तलाक का मतलब क्या है। ये तलाक वाले सब्जेक्ट पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो मैं बता रहा हूँ, अब सबसे बस 10 मिनट में ये ऑफ करने लगे हैं, वैसे सेशन भी ऑफ करते हैं। तलाक कौन दे सकता है? पहला सवाल, खामद तलाक दे सकता है। इसके लिए दूसरा, वो अकल हो, समझ शऊर रखता हो, तो वही तलाक दे सकता है। अदर देन तलाक क्या है? डेलीगेटेड पावर ऑफ डाइवोर्स। अब ये बड़े अहम बात है कि बाद में ये समझते हैं कि ये तलाक खातून ने दी है। डेलीगेटेड पावर उसने एक्सरसाइज किया ऑन बिहाफ ऑफ द हस्बैंड। वो तलाक होती खामद की तरफ से है, वो डेलीगेटेड पावर उसने एक्सरसाइज की है। अब यह है कि तलाक देने से कितनी तलाकें हो जाती हैं। मेरा मानना यह है, एटलीस्ट मौलाना साख साहब ने इस पर बड़े, मौलाना साख साहब जन्नत में घर करे, वो फैसलाबाद के बहुत बड़े आलम थे और मैं जाती तौर पर हनफी होने के बावजूद भी उनको बड़ा फॉलो करता हूँ। तो एक ही गो में एक तलाक दे दें, 100 तलाकें दे दें, तलाक एक ही होती है। ठीक है। और अगर उसके बाद आपने, अब मजहब की बात और है, कानून की बात और है। वेस्ट पाकिस्तान फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 में लिखा हुआ है कि इद्दत की मियाद 90 डेज है, जबकि इस्लाम के मुताबिक 3 तोहर है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। तो 3 तोहर तो 39 डेज से लेकर लंबे अरसे तक भी हो सकते हैं। इसलिए कवानीन बनाने वालों ने कह दिया कि जिन्हें 90 डेज मुकर्रर करते हैं। तो अगर वो, और उसके दौरान 90 डेज के अंदर आपके पास रजू का हक हासिल था, रजू हो गया, वो तलाक खत्म हो गई। रजू नहीं किया तो वो बाइन हो गई। लेकिन इसका एक रिपरकशन है,
सेक्शन 7 में ही लिखा हुआ है, सब सेक्शन 6 है प्रोबेबली। Section 7, subsection 6. Nothing shall debar a woman from remarrying the same husband without intervening marriage unless the marriage has been terminated and effective for the third time. So effective. बाइन पहली मर्तबा भी हो जाती है। तलाक पहली मर्तबा तो 90 डेज के अंदर रजू ना हो तो बाइन हो जाती है, लेकिन आपको हलाला जिसको हम कहते हैं, हलाला हराम है, ये बात ज़हन में रखिएगा। देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ हलाला इन इस्लाम, इट इज इंटरवेनिंग मैरिज। विद दिस कंसेप्ट शादी करना कि वी विल डिवोर्स आफ्टर दिस पीरियड, ये वैसे ही हराम है। तो अगर डिवोर्स हुई, 90 डेज गुजर गए, तलाक बायन हो गई है, मैरिज हैज बीन डिसॉल्व्ड, अब रजू का हक खत्म हो गया, लेकिन मियाँ बीवी दोबारा शादी कर सकते हैं, नया निकाह कर सकते हैं, उनको इंटरवेनिंग मैरिज की जरूरत नहीं है। ये पहली उनकी तलाक हुई है। फिर अगर उनका झगड़ा हो गया, दोबारा तलाक दे दी और फिर 90 डेज गुजर गए, दूसरी मर्तबा तलाक बायन हो गई, मैरिज डिसॉल्व हो गई, उनकी दो मर्तबा ये उन्होंने अपना ये काम कर लिया, फिर उन्होंने शादी कर ली, तीसरा निकाह कर लिया एक दूसरे से, फिर झगड़ा हो गया, फिर डिवोर्स हो गई और वो बायन हो गई। अब वो 3 मर्तबा अपना काम कर चुके हैं, अब इंटरवेनिंग मैरिज के बगैर वो दोबारा निकाह नहीं कर सकते एक दूसरे से। इस पर फुकहा का फर्क है, वो कहते हैं नहीं, 3 तलाकें दे दी हैं तो पहली मर्तबा ही आप ऊपर बायन 90 डेज गुजर गए। मौलाना इसहाक के बकौल या उनके मुताबिक और इस कानून के मुताबिक, कानून भी यही कहता है कि ये 90 डेज पर तलाक इफेक्टिव होगी, अब नई शादी कर सकते हैं, पहली मर्तबा, दूसरी मर्तबा, तीसरी मर्तबा इफेक्टिव हो गई, अब आपको इंटरवेनिंग मैरिज की जरूरत है। इसलिए तलाक एक भी बायन हो जाती है, इसके लिए 3 देना जरूरी नहीं है। जी आप बताइए। सर ये 90 डेज के इफेक्ट वाली बात, ये तो इस्लामिक नहीं है। तो आपने खुद फरमाया कि तलाक हो जाती है अगर दे दे, तो ये 90 डेज हम कह रहे हैं कि इसके बाद इफेक्ट होगा। वो बायन तब होगी ना, तलाक 90 डेज के अंदर अंदर आपके पास रिव्यू का हक है। तलाक खत्म, देखें तलाक 90 डेज के अंदर अंदर आपके हाथ में है, आप रिव्यू कर लें। तो यहां तक है कि अगर खामन बीवी की तरफ प्यार की नजर से देख ले तो तलाक रिवोक हो जाती है। और इसका भी एक ऑब्जेक्टिव है इस्लाम में है कि तलाक देकर खातून को घर से मत निकाले, उसको आपने इद्दत की तकमील तक अपने घर में रखना है। लाजक यह है कि आपका निभाव हो सके, रिवोक होने के चांसेस ज्यादा हो। सर ये खुला, लोगों को पता नहीं, सर ये खुला मैडम पता तो है, लेकिन इस्लाम के बाहर तो, और इस्लाम में यही है कि इद्दत के दौरान आप उनको घर से ना निकालें। सर एक तरफा खुला अगर वो जज दे देता है, शोहर राजी नहीं है, तो उस खुला का क्या होगा? डिक्री कर देता है। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं कि लॉ ऑफ लैंड से पूछ रहे हैं? दोनों से बता दें। लॉ ऑफ लैंड के मुताबिक तो खुला एक तरफा भी हो जाती है, लेकिन जो इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ खुला है वो अलग है। इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ खुला में खामद की अदम मौजूदगी में खुला नहीं हो सकती। बेसिकली खामद ये तलाक नहीं दे रहा, खामद इसके बावजूद भी वो कहता है कि जी अगर ये मुझे बदले खुला में मेरी चीजें वापस लौटा दे, द बेनिफिट ड्राइव्ड एज ए रिजल्ट ऑफ मैरिज, तो मैं इसको खुला इसको ग्रांट कर दिया जाए तो मुझे एतराज नहीं है। उसकी इन्वॉल्वमेंट जरूरी है इस्लाम में। खावन की रजामंदी जरूरी है या यानी एक्स पार्टी नहीं हो सकती? इस्लाम में पूछ रहे हैं या लॉ ऑफ लैंड में पूछ रहे हैं? दोनों बता दें। जो बता दिया, लॉ ऑफ लैंड में तो हो जाता है, एक तरफा भी खुला हो जाता है, विदाउट कंसेंट भी हो जाता है। वापस तो उसके लिए तो एग्जीक्यूशन करनी पड़ेगी। जो सवाल सर बोला, अगर वो कहता है कि मैं हक महर भी वापस नहीं देना चाहता और मैं तलाक भी नहीं देता, फिर तो खुला हो जाएगा।
फुल ऑफ लैंड में हो जाएगी, लेकिन इस्लाम में नहीं होती। उसमें उसकी इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। सर कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं नो लॉ शैल बी मेड व्हिच इज अल्ट्रा वाइज टू द प्रोविजंस ऑफ इस्लाम। तो ये लॉ ऑफ लैंड और इस्लामिक प्रोविजंस की क्या डिस्टिंक्शन की क्लासिफिकेशन क्या है? जहाँ पे सवाल तो आपने पूछा ही कोई नहीं है। पूछा तजाद आ जाए इस्लामिक लॉ में, तजाद आ जाए तो इस्लामिक लॉ को प्रेफरेंस दी जाएगी। 2-3 चीजें लास्ट भी आपसे करनी है। शुरू में मैंने भी खुद कह दिया कि फैमिली के सब्जेक्ट ये 9 हैं। सिविल के ये हैं, सिविल टाइप कहना चाहिए, सिविल टाइप के ये हैं, क्रिमिनल टाइप के ये हैं। अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो फैमिली के ये सब्जेक्ट नहीं है, ये फैमिली कोर्ट्स के सब्जेक्ट है। ये बात आखिरी टॉपिक होगा आज की डिस्कशन का कि फैमिली कोर्ट्स का सब्जेक्ट और है और फैमिली का सब्जेक्ट और है। फैमिली के सब्जेक्ट में इनहेरिटेंस भी शामिल है। अगर जो उनके दावे सिविल कोर्ट्स में चलते हैं, सिविल कोर्ट हैज द जुरिस्डिक्शन, लेकिन फैमिली का सब्जेक्ट है इनहेरिटेंस। तो इसलिए इनहेरिटेंस का कभी मौका मिले तो जरूर पढ़ें, स्पेशली द कस्टमरी लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। 1948 से पहले कस्टमरी लॉ ऑफ इनहेरिटेंस प्रिवेल करता था, स्पेशली जिस एरिया में अब पाकिस्तान है, इस एरिया में कस्टमरी लॉ के तहत खवातीन को हिस्सा नहीं मिलता था। सिर्फ मेल्स के पास लैंडेड प्रॉपर्टीज जाती थी और खवातीन को डिप्राइव इस लिहाज से नहीं, एक उसकी अपना एक तरीकाकार था। अगर कोई शख्स फौत हो जाता तो उसकी बेवा को द एंटायर प्रॉपर्टी वाज ट्रांसफर्ड इन हिज नेम एज ए हिने हयात मालिक। उसको लिमिटेड ओनर कहते थे। वो बेच नहीं सकती, लेकिन सारी की सारी उसको दे देते थे एज ए लिमिटेड ओनर, कि वो जब तक जिंदा है या दूसरी शादी नहीं कर लेती तो सारी प्रॉपर्टी उसको मिल जाती थी। और अगर उसका मेल इशू नहीं है तो, और उसकी जब लिमिटेड एस्टेट डेथ या शादी से होती थी खत्म, तो वो सारी की सारी प्रॉपर्टी बेटियों को मिल जाती थी एज ए लिमिटेड ओनर। तो जब लिमिटेड एस्टेट खत्म होती थी उसकी शादी पर या डेथ पर, तो तब वो उसके डिसीज के भाइयों की तरफ चली जाती थी प्रॉपर्टी। और अगर मेल इशू होता था तो फिर ये दोनों डिप्राइव होकर, बेवा और बेटी डिप्राइव होकर मेल इश्यूज की तरफ चली जाती थी। तो सबसे पहले ये मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1948 आया। उसके बाद इसमें अमेंडमेंट आई 1962 में, फिर लास्ट अमेंडमेंट आई 1983 में। तो उसके तहत ये मुकम्मल अब इस्लामिक लॉ है, कस्टमरी लॉ को खत्म कर दिया गया है। तो ये लिमिटेड एस्टेट जो जैसे जैसे खत्म होती थी, 48 में था कि ये आज के बाद जितने इंतकाला दर्ज किए जाएंगे, ट्रांसफर इनहेरिटेंस ट्रांसफर किए जाएंगे, वो सारे के सारे इस्लामिक लॉ के तहत किए जाएंगे। 62 में ये आई कि 4th 5th जितनी एस्टेट्स हैं वो टर्मिनेट कर दी जाए। सेक्शन 2 है उसका, मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1948। तो 62 में ये अमेंडमेंट आई कि जितनी लिमिटेड एस्टेट है उनको टर्मिनेट करके 4th 5th रिट्रीव कर दिया जाए। जिन जिन का हिस्सा बनता था उनको इस्लामिक लॉ के मुताबिक ग्रांट कर दिया जाए। फिर 93 में इसमें अमेंडमेंट आई कि अगर वो प्रॉपर्टी किसी मेल ओनर ने एक्वायर कर ली है तो वो रिट्रीव नहीं होगी। तो इसलिए ये कवानीन भी आपकी नजर में जरूर गुजरने चाहिए, अगर ये सिविल का सब्जेक्ट है लेकिन फैमिली में है। इसी तरह सेक्शन 4 है मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961, वो भी इनहेरिटेंस को डील करता है और दैट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अगेंस्ट द इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम। ये भाई ने पूछा था कि अगर होगा तो फिर क्या होगा। अन इस्लामिक डिक्लेयर कर दी फेडरल शरीयत कोर्ट ने, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है, जिसके तहत सेक्शन 4 अगर किसी ने पढ़ी हुई है तो उसके तहत प्री डिसीज सन और डॉटर के बच्चों को जो शेयर दिया गया है ये इस अन इस्लामिक है। इस्लाम में उनके शेयर डिटरमिन नहीं है, लेकिन इस कानून के तहत उनको शेयर दिया गया है। जी एक तो पूछ लो भाई। पहले सिविल फैमिली लॉ के हवाले से जो अभी आपने बताया कि तलाक का, सर अगर एक तलाक दे के, जिस तरह आपने कहा कि सब तलाकें भी एक साथ दे दे तो वो एक तलाक ही कंसिडर होगी, तो
तो उसके 90 डेज के अंदर वो रुजू नहीं करता और उसके बाद सर ना वो दोबारा शादी करता है, जिस तरह आपने कहा कि 90 डेज के बाद शादी कर सकते हैं विदाउट इंटरवेंशन ऑफ अदर मैन, ठीक है, तो फिर तो वो फिर ये कंसीडर होगा कि एक तलाक के बाद बेसिकली तो इस्लाम में है कि 3 तलाकों के बाद ये कहाँ लिखा हुआ है इस्लाम की कौन सी हदीस कौन सी नस से आप ले रहे हैं कि एक तलाक के बाद तलाक नहीं होती? आपने कहा ना इस्लाम को रेफर तो आपने किया, एक तलाक भी दे दे, मैंने ये कहा है कि 90 डेज तक रिव्यू ना करें तो मैरिज डिसॉल्व हो जाती है, सिंगल डाइवोर्स से डिसॉल्व हो जाती है। वो जो 3 वाली बात है ना वो इस लिहाज से है कि इंटरवेनिंग मैरिज की डिटर्मिनेशन के लिए है कि तीसरी मर्तबा 100 फैक्टर की बात वो खत्म हो गई विद इन 90 डेज। अगर उसने रिव्यू कर लिया वो एक भी नहीं काउंट होगा, वो खत्म हो गया, प्रोसीजर खत्म हो गया, आप नए सिरे से उसका राइट। सर एक छोटा सा क्वेश्चन सर, अगर वो विद इन 90 डेज रिव्यू कर लेते हैं, ठीक है, क्या वो एक तलाक वहीं खड़ी रहेगी या खत्म हो जाएगी? अभी जवाब दिया भाई, आपने सुना नहीं, आप बोलते रहे। पीछे से हम लोग इतनी देर से कोशिश कर रहे हैं, वो सर इस्लामिक इस सवाल का जवाब अभी दिया है कि एक तलाक भी 90 डेज के अंदर रिव्यू कर लिया तो वो तलाक खत्म हो गई, वो तलाक काउंट में ही नहीं कभी आएगी। लेकिन सर आइंदा उसको 2 तलाक कहाँ होगा? आपका बहुत शुक्रिया, आप थके हुए हैं और इंशाल्लाह ताला पूरा करता रहेगा। थैंक यू। आप बैठेंगे सब बैठना है? जिसको अटेंडेंस देख लो यार। इशफाक भाई अटेंशन प्लीज। कल क्लास होगी, कल आपका जो है लेक्चर होने दें यार, जल्दी जल्दी मुक जाए। सैयद मोहम्मद तैयब शाह साहब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, वो बड़ा अहम लेक्चर है नारकोटिक्स पे और FIA की जो प्रोसीडिंग्स है उस पर देंगे और कल 1 बजे टाइम है, लेकिन आप 12:30 तशरीफ लाएंगे और कोशिश किया करें उस आधे घंटे के अंदर अपनी अटेंडेंस करवा लिया करें। आज की एक ही अटेंडेंस दोनों लेक्चर्स की समझी जाए, अगर एक किसी की नहीं हुई तो वो करवा के जाए। एक ही अटेंडेंस जो है दोनों लेक्चर्स में रिज्यूम के आप दोनों लेक्चर्स तो कल 1 बजे है, लेकिन प्लीज 12:30 तशरीफ ले आइए। थैंक यू। हेलो यार, फिनिश हो गया।